इधर ही ठीक है। आगे कैसे हो गई? चलो इधर कर दिया आज, ठीक है। हाँ ठीक है। इधर बैठ जाओ थोड़े इधर। ठीक है। गुड इवनिंग। कल कहाँ तक पढ़ लिया था? विग्रहराज फोर्थ। अच्छा, विग्रहराज फोर्थ तक अपन ने पढ़ लिया था। अच्छा तो मुझे बताओ, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। आप बताओ मुझे, विग्रहराज ने कौन सा नाटक लिखा था? हरिकेली। कौन सा नाटक? हरिकेली। कौन सी भाषा में था? संस्कृत भाषा में। कहाँ पे लिखा हुआ है ये? अढ़ाई दिन के झोपड़े पे। अच्छा, ऐसा ही एक नाटक और कौन सा लिखा हुआ है? किरातार्जुनियम। कौन सा? किरातार्जुन। उसका लेखक कौन है? भारवी। कौन है? भारवी। अच्छा, इस नाटक में भगवान और शिव और अर्जुन की क्या है? कथा। क्या है? कथा। इसके दरबारी विद्वान कितने? दो। कौन कौन? एक तो सोमदेव, इसने क्या लिखा था? ललित विग्रहराज। एक कौन था? धर्मघोष, जिसके कहने पे एकादशी पे क्या लगाई थी? पशु हत्या पर रोक। और एक और राइटर बताया था मैंने, वो कौन से बताया? नरपति नाल है। इसके दरबार का था कि नहीं था वो? नहीं था। उसने कौन सी बुक लिखी बताओ? बिसलदेव रासो। इसमें चौहान क्या मिलती है? राजनीतिक जानकारी। कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों। अच्छा, राजमती और विग्रहराज फोर्थ की प्रेम कहानी किसमें मिलती है? विसलदेव रासो में। किसमें? विसलदेव रासो। अच्छा, बिसलपुर नगर किसने बसाया? विग्रहराज ने। बिसलपुर बांध किसने बनवाया? विग्रहराज ने। बिसलपुर बांध है कहाँ पे? टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। अच्छा, इसने गजनी के किसको हराया? खुसरो शाह को। किसको? खुसरो शाह को। अच्छा, दिल्ली में क्या लगवाया? दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख। अच्छा, इसके ऊपर की साइड किसकी पंक्तियाँ लिखी है? अशोक की। किसकी? नीचे की साइड किसकी? खुद की। विग्रहराज की। ठीक है। चौहानों का निर्माण काल किसको, किसके काल को कहा जाता है? अजय राज का। और चौहानों का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? कौन कहता है? दशरथ शर्मा। कौन कहता है? दशरथ शर्मा। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अच्छा, विग्रहराज के बाद अगला राजा बनता है इसका ही बेटा, अपरगांग्य। कौन बनता है बताओ? अपरगांग्य। अपरगांग्य में ज्यादा कोई लक्षण थे नहीं। इस अपरगांग्य को हरा के अगला राजा बनता है पृथ्वीराज सेकंड। कौन बनता है? पृथ्वीराज सेकंड। इस पृथ्वीराज सेकंड के बाद अगला राजा कौन बनता है? सोमेश्वर। कौन बनता है? सोमेश्वर। कौन बनता है? सोमेश्वर। देखो भाई, विग्रहराज फोर्थ के बाद अगला राजा कौन बनता है बताओ? अपरगांग्य। अपरगांग्य में ज्यादा लक्षण नहीं थे। पृथ्वीराज ने अपरगांग्य को हराया और अगला राजा कौन बन गया? पृथ्वीराज सेकंड। कौन बन गया? पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड की ज्यादा कुछ बात नहीं है, 2-3 बातें वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, एक जगह पड़ती है हरियाणा। हरियाणा में एक जगह पड़ती है हांसी। कौन सी जगह पड़ती? हांसी। हांसी हरियाणा में। हांसी हरियाणा में एक किले का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता है बताओ? किले का निर्माण करवाता है। निर्माण करवाता है। और ये करवाता है 1167 में। और यहीं पे एक अभिलेख लिखवाता है, लगवाता है। और उसी अभिलेख को क्या कहा गया है बताओ? हांसी अभिलेख। कौन सा अभिलेख बताओ? हांसी अभिलेख। चौहानों को चंद्रवंशी कितने अभिलेखों में कहा गया है बताओ? 2 अभिलेखों में। एक तो कौन सा था वो? हांसी का अभिलेख। और दूसरा कौन सा था? अचलेश्वर का अभिलेख। तो ये वही हांसी का अभिलेख। तो हांसी में वो किला बनवाता है, वहाँ पे का अभिलेख लगवाता है, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। अच्छा, वहाँ पे किला बनवाने के बाद इसके एक मामा थे किल्लण। कौन थे? किल्लण। मामा को कि मामा आज के बाद है ना तू इस किले का ध्यान रखेगा। मैं तो रहूँगा कहाँ पे? अजमेर में। और तू यहाँ पे रहेगा, तू इस किले का ध्यान रखेगा। तो बताओ, हांसी वाले किले का ध्यान रखने के लिए कौन कौन था बताओ? किल्हण। किल्हण। मामा किल्हण। मामा किल्हण को हांसी का प्रशासक बना दिया। हांसी का क्या बना दिया? प्रशासक। क्या बना दिया? प्रशासक। एक तो ये काम किया था। एक गांव पड़ता है दोहड़। कौन सा गांव पड़ता है बताओ? दोहड़। कौन सा गांव? दोहड़। दोहड़ गांव पड़ता है। और ये पड़ता है कहाँ पे? भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है बताओ? भीलवाड़ा में कौन सा गांव पड़ता है? दोहड़।
दोहड़ में एक मंदिर है, मंदिर का नाम है रूठी रानी, रूठी रानी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? रूठी रानी का मंदिर। और ये मंदिर बनवाया था, इसी की एक पत्नी थी सुहाव देवी। कौन थी बताओ? सुहाव देवी। कौन थी? सुहाव देवी। सुहाव देवी ने कौन सा मंदिर बनाया बताओ? रूठी रानी का मंदिर। और इसी मंदिर के अंदर एक अभिलेख लगवाया गया, और उस अभिलेख का नाम था दोहड़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख बताओ? दोहड़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? दोहड़ अभिलेख। और ये 1168 का था। कब का था बताओ? 1168 का। तो मुझे बताओ, हांसी का अभिलेख कब का था बताओ? 1167 का। और दोहड़ अभिलेख कब का था? 1168 का। दोहड़ अभिलेख में सुहाव देवी का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? सुहाव देवी का। तो बताओ, पृथ्वीराज सेकंड की रानी सुहाव देवी का कौन से अभिलेख में नाम मिलता है? दोहड़ अभिलेख में। दोहड़ अभिलेख कब का है बताओ? 1168 का। दोहड़ अभिलेख कहाँ पर है बताओ? दोहड़ गांव में और भीलवाड़ा में। और कौन से मंदिर में बताओ? रूठी रानी के मंदिर में। कौन से मंदिर में? रूठी रानी के मंदिर में। इस दोहड़ अभिलेख में ये सुहाव देवी लिखवाती है कि मेरे प्रति पृथ्वीराज सेकंड, उसने अपने बाहुबल से अपना राज्य प्राप्त किया था। क्योंकि भाई अगला राजा कौन बन गया था? अपरगांग्य। किसका बेटा था? विग्रहराज सेकंड का। और ये पृथ्वीराज सेकंड किसका बेटा था? ये जगदेव का बेटा था। किसका बेटा था? जगदेव। तो सुहाव देवी कहती है कि मेरे पति ने अपने बाहुबल से, किससे? बाहुबल से राज्य को प्राप्त किया है। किससे प्राप्त किया है? बाहुबल से राज्य को प्राप्त किया है। बस ये दो दो तीन एक बातें थी। और एक पृथ्वीराज की एक बात और बताता हूँ। इसने मेनाल, कौन सी जगह बताओ? मेनाल। और ये मेनाल पड़ता है कहाँ पे? भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है बताओ? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में सुहेश्वर का मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया? सुहेश्वर। सुहेश्वर मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया। तो बताओ, सुहेश्वर मंदिर किसने बनवाया मेनाल में बताओ? पृथ्वीराज सेकंड ने। मेनाल कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। अच्छा, तो विग्रहराज फोर्थ के बाद अगला राजा कौन बनता है? अपरगांग्य। अपरगांग्य के बाद कौन बनता है? पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड के मुख्य मुख्य रूप से कितने काम थे? दो। एक तो कौन सा अभिलेख लगवाया? हांसी का अभिलेख। हांसी में क्या बनवाया था? किला। और किले की जिम्मेदारी किसको सौंपी? मामा किल्हण को। किसको? मामा किल्हण को। और दूसरा बताओ, दौड़ गांव कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। कौन सा मंदिर? रूठी रानी का मंदिर। कौन सी रानी थी इसकी? सुहाव देवी। कौन सा अभिलेख लगवाया? दोहड़ अभिलेख। कौन सा? दोहड़ अभिलेख। कब लगवाया? 1168। इस अभिलेख में यह लिखवाती है कि मेरे पति ने बाहुबल से अपना राज्य प्राप्त किया है। ठीक है, मैं बाद में लिखाऊंगा आज सारी चीजें, है ना। अब क्या होता है, ये पृथ्वीराज सेकंड मर जाता है। जैसे पृथ्वीराज सेकंड मरा, वे अजमेर के जो चौहानों के सामंत थे, मंत्री थे, बड़े बड़े मंत्री थे, उन्होंने सोचा भाई अब किसको राजा बनाया जाए। इधर अपरगांगे पहले ही हार गए थे, बोला अपरगांगे तो बेलखण है, उसको क्या ही राजा बनाएंगे। नागार्जुन के भी लक्षण उखण ज्यादा कुछ अच्छे नहीं थे। तो उस मंत्रियों ने, उन सामंतों ने सोचा भाई किसको राजा बनाए। तो पता चला विग्रह राज का एक भाई है। कौन है? भाई सोमेश्वर। कौन था? सोमेश्वर। वो अपने ननिहाल में रहता है, और सुना है कि वो बड़ा बहादुर है। सोमेश्वर अपने ननिहाल में रहता था। सोमेश्वर का ननिहाल कहाँ पे रहेगा बताओ? वो कांचन देवी का बेटा था। कांचन देवी कहाँ की थी? गुजरात की। चालुक्य शासक की थी। और कहाँ की थी बताओ? गुजरात की। तो क्या हुआ था, जब जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज को मारा था, किसको मारा था? अर्णोराज को मार दिया था। तो कांचन देवी ने सोचा यार, जो अपने पिता को मार सकता, अपने बाप को मार सकता है, हमें भी मार सकता है। तो कांचन देवी अपने बेटे सोमेश्वर को लेकर कहाँ चली जाती है बताओ? गुजरात में। कहाँ चली जाती है? गुजरात में। तो सोमेश्वर का जो बचपन था वो कहाँ पे बीतता है बताओ? गुजरात में बीतता है। कहाँ पर? गुजरात में। तो अगला राजा कौन हो गया बताओ? सोमेश्वर। कौन हो गया? सोमेश्वर। अगला राजा कौन हो गया बताओ? सोमेश्वर। लिखो, हेडिंग डालो सोमेश्वर। लिखो, इसका बचपन अपने ननिहाल में बीता था। इसका बचपन अपने ननिहाल में बीता था। कहाँ बीता था बताओ? ननिहाल में बीता था। और सुनो बात, कहाँ पे रहता था बताओ ये? ननिहाल में। कहाँ पे? ननिहाल में। ननिहाल कहाँ पर था इसका बताओ? गुजरात। कहाँ था बताओ? गुजरात। अच्छा, उस समय जो गुजरात का जो राजा हुआ करता था, चालुक्य जो शासक था, चालुक्य शासक जो था वो था कुमारपाल। कौन था बताओ? शासक कौन था? कुमारपाल।
कौन था? कुमारपाल। कुमारपाल। और एक राजा और था, कोकण का राजा था। कौन सी जगह का बताओ? कोकण। कोकण का एक राजा हुआ करता था, राजा का नाम था मल्लिकार्जुन। क्या नाम था? मल्लिकार्जुन। क्या नाम था बताओ? मल्लिकार्जुन। इस कुमारपाल की और इस मल्लिकार्जुन के मतभेद थे, बनती नहीं थी इनके आपस में, बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और सोमेश्वर कहाँ पे रहता था बताओ? गुजरात में। कहाँ रहता था? गुजरात में। तो कुमारपाल ने कहा कि भांजे जा और उस मल्लिकार्जुन को हरा के आ, उसके दांत खट्टे करके आ। तो सोमेश्वर जाता है, इस मल्लिकार्जुन को हराता है, इसको मारता है। जैसे सोमेश्वर ने मल्लिकार्जुन को हराया, सोमेश्वर का नाम उठ गया, भाई एक ऐसा राजकुमार है या फिर एक ऐसा राजा है जो है तो अजमेर का, लेकिन कहाँ पे रहता है? गुजरात में रहता है। और उसने कोकण के शक्तिशाली राजा मल्लिकार्जुन को हराया और उसको मार उड़ दिया। ये बात पहुंच फैलती है, आसपास में ये बात फैलती है। तो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है चेदी। कौन सी जगह पड़ती है बताओ? चेदी। कहाँ पड़ती है बताओ? एमपी। और चेदी में एक वंश था, वंश का नाम था कलचुरी। कौन सा वंश था बताओ? कलचुरी। और कलचुरी वंश का एक राजा था अचल राज। कौन था बताओ? अचल राज। कौन था? अचल राज। अचल राज का पूरा नाम क्या होगा? अचल राज कलचुरी। क्या नाम हो गया? अचल अचल राज कलचुरी। और इस अचल राज कलचुरी की एक बेटी हुआ करती थी, बेटी का नाम था कर्पूरी देवी। क्या नाम था बताओ? कर्पूरी देवी। क्या नाम था? कर्पूरी देवी। बेटी जवान हो रही थी, है ना, शादी योग्य थी। तो अचल राज को अपनी बेटी के लिए एक योग्य लड़का चाहिए था। और उस समय सोमेश्वर मल्लिकार्जुन को मार के आया था, तो योग्य तो था। ये बातें फैली, चेदी तक ये बातें पहुंच गई। तो अचल राज ने सोचा क्यों ना अपनी बेटी कर्पूरी देवी की शादी की जाए। किससे? सोमेश्वर से। किससे की जाए? सोमेश्वर। सोमेश्वर के पास इसकी सगाई भेजेगी। सोमेश्वर ने कहा हो मैं तैयार हूँ। सोमेश्वर ने शादी किसके साथ कर ली बताओ? कर्पूरी देवी के साथ। किसके साथ? कर्पूरी देवी के साथ। अच्छा, कई किताबों में लिखा है कि भाई कर्पूरी देवी कहाँ की है? दिल्ली की। कहाँ की? दिल्ली की। ये बिल्कुल गलत है। कर्पूरी देवी कहाँ की थी बताओ? चेदी की। कहाँ की थी? चेदी। अचल राज कलचुरी की बेटी थी। शादी किसके साथ हुई बताओ? सोमेश्वर के साथ। किसके साथ? सोमेश्वर। देखो, इसने इसने चेदी के राजा इसने चेदी के राजा अचल राज कलचुरी की बेटी अचल राज कलचुरी की बेटी कर्पूरी देवी से शादी की। कर्पूरी देवी से क्या की बताओ? शादी की। अच्छा, शादी कर ली। अभी अजमेर वाले सामंतर मंत्री कहाँ पहुंच गए बताओ? गुजरात पहुंच गए। और सोमेश्वर को कहा कि सोमेश्वर वापस आ, तुम्हारी जरूरत है अजमेर में। अजमेर में कोई योग्य आदमी नहीं बचा जिसे राजा बनाया जाए। सोमेश्वर कहाँ पे आता है? अजमेर में आता है। कहाँ पे आता है? अजमेर में आता है सोमेश्वर। जैसे ही सोमेश्वर अजमेर में आता है, तो सबसे पहले अजमेर में वो वैद्यनाथ जी का मंदिर बनवाता है। किसका मंदिर बनवाता है? वैद्यनाथ जी का मंदिर बनवाता है। किसका मंदिर बनवाता है? वैद्यनाथ जी का। वैद्यनाथ जी का मंदिर बनवाता है। क्या बनवाता है? मंदिर। और इस मंदिर के अंदर तीनों देवताओं की मूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो बताओ, अजमेर में वैद्यनाथ जी का मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? सोमेश्वर। कौन करवाता है? सोमेश्वर। लिखो, इसने अजमेर में वैद्यनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इसने अजमेर में वैद्यनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। कोष्टक में लिख लेना, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति लगी। ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति लगी। किसकी मूर्ति लगी? ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति लगी। बस, और सुनो बात। इसने कहा ठीक है भाई, इनकी तो मूर्ति लगी, ये मंदिर बनवा लिया। अच्छा, सोमेश्वर के पापा कौन थे बताओ? अर्णोराज। कौन थे? अर्णोराज। अर्णोराज की दो पत्नियां, एक सुधवा और एक कांचन। कांचन का था कौन? सोमेश्वर। सोमेश्वर अर्णोराज और स्वयं खुद की, अर्णोराज और स्वयं खुद की दोनों की मूर्तियां लगवाता है अजमेर में। सोमेश्वर अर्णोराज की और किसकी मूर्ति लगता है? लगवाता है स्वयं की। लिखो, अर्णोराज स्वयं और अर्णोराज की मूर्तियां अजमेर में लगवाता है।
स्वयं और अर्णोराज की मूर्तियां अजमेर में लगवाता है। तो सोमेश्वर की भाई यही बातें ले देख है ना, ज़्यादा कुछ बातें सोमेश्वर की है नहीं। ठीक है, अगला राजा लिखो भाई, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, कौन सा? थर्ड। और ये भाई बहुत महत्वपूर्ण राजा है। इसका कार्यकाल लिखो 1177 से 1192 तक। 1177 से 1192 तक। सुनो, आरपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा पृथ्वीराज चौहान, वह चौहानों का कौन सा पृथ्वीराज चौहान प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान था? चौहानों का प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान कौन सा था? पृथ्वीराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताओ कौन सा? थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड। ये चौहानों का सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तो बहुत सारे हुए थे चौहानों में, लेकिन सबसे फेमस कौन हुआ था? ये। सुनो मेरे साथ साथ उतार लो एक बार, है ना। इसकी उपाधि दलपंगुल, राय पिथोरा। साथ साथ उतार लो फिर समझाऊंगा। राय पिथोरा। पिता जो थे इसके सोमेश्वर। माता जो थी इसकी कर्पूरी देवी। इसकी गार्जियन भी थी, संरक्षिका थी, संरक्षिका। इसकी पत्नी संयोगिता। ग्यारह वर्ष की आयु में राजा बना। के प्रधानमंत्री कैमास। कदम्बवास। भुवनमल। अन्य मंत्री स्कंद, वामन, सोड, दरबारी विद्वान, चंद्रबरदाई। बुक कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो। जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय। वागीश्वर। जनार्दन। आशाधर। विद्यापति गौड़। उतारो भाई जल्दी से।
आवाज़ हल्की आ रही भाई। चलो देख लेंगे, आवाज़ सही बोल लेंगे, बढ़ा देंगे। उतारो जल्दी से भाई। कमेंट्स में आ रहा है भाई, ज्योग्राफी मैप्स। हेलो सर, थोड़ी आवाज़ बढ़ाओ। चलो आवाज़ बढ़ा देंगे, बिल्कुल अपने ही हाथ में बोलना। तो भाई यह वह पृथ्वीराज चौहान था जो चौहानों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा। क्या रहा बताओ? चौहानों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। कौन सा पृथ्वीराज चौहान था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर बताओ। थर्ड। कार्यकाल कब से कब तक? 1173 से 1192। उपाधि कितनी? दो। पहली दलपंगुल, दूसरी राय पिथोरा। उपाधि कितनी? दो। पहली दलपंगुल, दूसरी राय पिथोरा। पिता कौन थे? सोमेश्वर। माता कौन थी? कर्पूरी। देखो 11 साल की उम्र में राजा बन गया था। कितनी साल की उम्र में बन गया था? 11 साल की उम्र में राजा बन गया था। 1173 में सोमेश्वर मर जाता है और ये राजा बन जाता है। जब भी 11 साल की उम्र में राजा बना तो छोटा ही था, छोटा बच्चा रहता 11 साल की उम्र में। तो इसके मंत्रियों ने, सामंत ने कहा कि देखो कर्पूरी देवी महारानी, आप इसके गार्जियन बन जाओ, हम सब आपकी सहायता करेंगे और इनको ही राजा बनाओ। तो इनकी जो गार्जियन बनी थी वो कौन बनी थी बताओ? कर्पूरी देवी। पत्नी कौन थी बताओ? सहयोगिता। कौन थी? सहयोगिता। प्रधानमंत्री कितने बताओ? तीन। कौन कौन से? कैमास, कदमदास और भुवनमल। अन्य मंत्री कितने? तीन। स्कंद, वामन, सोड। थे तो बहुत सारे लेकिन मुख्य मुख्य रूप से कितने थे? तीन। दरबारी विद्वान पहला कौन? चंद्रवरदाई। कौन सी बुक लिखी? पृथ्वीराज रास। दूसरा कौन? जयानक भट्ट। कौन सी बुक लिखी? पृथ्वीराज विजय। कौन सी बुक? पृथ्वीराज विजय। उसके बाद कौन? वागीश्वर। फिर कौन? जनार्दन। फिर कौन? आसादर। फिर विद्यापति कोट। ये इसके क्या हो गए बताओ? दरबारी विद्वान। ये तो पृथ्वीराज चौहान की सामान्य जानकारी थी। कैसी जानकारी थी? सामान्य। ये तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। देखो पृथ्वीराज चौहान जब राजा बना, पृथ्वीराज चौहान जब राजा बना तो उसके सामने चुनौतियां थी। पृथ्वीराज के सामने चुनौतियां, सामने चुनौती, चुनौती। देखो भाई मेरा राइटिंग थोड़ा सा इश्यू है ना, राइटिंग ऐसी है, कभी हमने सुल्लेख नहीं लिखे। चुनौती। पृथ्वीराज चौहान के सामने चार चुनौती बड़ी बड़ी। कितनी चुनौती थी बताओ? चार। पहली जो चुनौती थी उसके घर में ही थी। कहाँ थी बताओ? घर में। दूसरी जो चुनौती थी वो थी राज्य में। कहाँ थी बताओ? राज्य में। तीसरी थी पड़ोसी। कौन थे बताओ? पड़ोसी। और जो सबसे चौथी जो चुनौती थी, सबसे महत्वपूर्ण थी, वो थी विदेशी चुनौती। कौन सी चुनौती बताओ? विदेशी। मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहली चुनौती मैंने कौन सी बताई? घर की चुनौती। कौन चुनौती? घर की। देखो विग्रहराज के बेटे कितने थे? दो। एक कौन था? अपर गांगे और एक नागार्जुन। अपर गांगे को हरा के राजा कौन बनता है? पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड जैसे ही मर जाता है तो अगला राजा कौन बन जाता है? सोमेश्वर। लेकिन अपर गांगे अभी भी जिंदा था और उसका भाई नागार्जुन वो भी जिंदा था। उन दोनों को कैसे सहन होगा कि उनको राजा न बनाया जाए? न बना के अब राजा कौन बन रहा है बताओ? पृथ्वीराज चौहान। कौन बन रहा है? पृथ्वीराज चौहान। तो घर में विद्रोह तो करेंगे, वो करेंगे ना, घर में चिट्ठाकंसी तो करेंगे। पहली समस्या तो कौन सी थी बताओ? घर में। दूसरी समस्या कहाँ पे बताओ? राज्य में। कहाँ पे? राज्य में। वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तीसरी समस्या कहाँ पे बताओ? पड़ोस। अड़ोस पड़ोस में क्या हो गई थी? इसकी दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। और जो चौथी सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी वो विदेशी। क्योंकि देखो अपन ने पढ़ा भाई अर्णोराज ने तुर्कों को मार मार के उनका खून का रिसाव हो गया था, मार मार बहुत सारा मारा था, झीली बनवा दी थी। विगरराज फोर्थ ने तुर्की के गजनी के किसको हराया था बताओ? खुसरो शाह को हराया था। किसको हराया था? खुसरो शाह को। तो लगातार तुर्की साइड से जो अटैक आ रहे थे, गजनी साइड से जो अटैक आ रहे थे, उनसे दुश्मनी तो बढ़ती जा रही थी लगातार। तो यह संभव बिल्कुल पॉसिबल था कि पृथ्वीराज के समय भी तुर्की साइड से कोई ना कोई तो अटैक आएगा, विदेश से कोई ना कोई तो अटैक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? देखो पहली चुनौती अपने देखते हैं कौन सी? घर वाली। देखो मेरी बात सुनो। इसके एक चचेरा भाई था नागार्जुन। कौन था बताओ? नागार्जुन। और एक था अपर गांगे। कौन था बताओ? अपर गांगे। कौन था? अपर गांगे। देखो ये दोनों थे। इनको ये बिल्कुल भी सहन नहीं था कि राजा किसको बना दिया गया है बताओ? पृथ्वीराज चौहान को। नागार्जुन अपर गांगे दोनों भाई मिल जाते हैं और अपने हरियाणा में एक जगह पड़ती है गुड़गांव। कौन सी जगह पड़ती है बताओ? गुड़गांव। और इसी गुड़गांव को वर्तमान में कहा जाता है गुरुग्राम। क्या कहा जाता है बताओ?
गुरुग्राम। नाम बदल दिया अभी इसका ना, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-4 साल ही हुए नाम बदले हुए। अच्छा, गुरुग्राम क्यों कहा जाता है? कहते कि गुरु द्रोणाचार्य का यहाँ पे गांव था। क्या था? गांव। तो गुरु द्रोणाचार्य बड़े गुरु हुए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गुरुग्राम। क्या पड़ गया? गुरुग्राम। अपर गांगे नागार्जुन दोनों भाई मिल जाते हैं और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को युद्ध, पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करेंगे, उसको हराएंगे, या तो फिर राजा तू बन जाना या फिर राजा मैं बन जाऊंगा। दोनों भाई मिल जाते हैं और गुरुग्राम को अपनी राजधानी बना लेते हैं। इसको राजधानी बना लेते हैं, बताओ? गुरुग्राम को अपनी राजधानी बना लेते हैं। यह बात पता लगी किसको? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को यह कैसे सहन हो कि उसी के घर में कोई उसका विद्रोह कर रहा है, उसी के घर में उसका कोई विद्रोह कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेके जाता है और किसको? नागार्जुन को, अपर गांगे को। गुड़गांव में एक युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान इन दोनों को हराता है और डंका ठोकता है इनको, और इनके विद्रोह को क्या करता है? दबाता है। क्या करता है बताओ? दबाता है। कौन से युद्ध में बताओ? गुड़गांव का युद्ध। लिखो, अब लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, मैं बोलूँ जो। देखो, चचेरे भाई नागार्जुन तथा अपर गांगे ने, चचेरे भाई नागार्जुन तथा अपर गांगे ने पृथ्वीराज का विद्रोह किया तथा गुड़गांव को अपना मुख्य केंद्र बना लिया। पृथ्वीराज का विद्रोह किया तथा गुड़गांव को अपना मुख्य केंद्र बना लिया। अपर गांगे ने पृथ्वीराज का विद्रोह किया तथा गुड़गांव को अपना मुख्य केंद्र बना लिया। अगली लाइन में लिखो, पृथ्वीराज चौहान ने गुड़गांव के युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान ने गुड़गांव के युद्ध में इन दोनों को हराया तथा इनके विद्रोह को दबाया। इन दोनों को हराया तथा इनके विद्रोह को दबाया। इन दोनों को हराया तथा इनके विद्रोह को दबाया। तो पहली समस्या पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर दी बताओ? खत्म है भाई? पहली समस्या क्या कर दी बताओ? खत्म। खत्म कर दी। अब देखा अपन कौन सी समस्या बताओ? दूसरी, राज्य वाली समस्या। कौन सी समस्या बताओ? राज्य वाली। एक जनजाति होती है भंडानक। कौन सी जनजाति बताओ? भंडानक। और ये जनजाति पहले रहा करती थी पंजाब के आसपास। कहाँ रहती थी बताओ? पंजाब के आसपास। कौन सी जनजाति बताओ? भंडानक जनजाति। कहाँ रहती थी पहले? पंजाब। पंजाब से शिफ्ट होती है और ये गुड़गांव हिसार के आसपास ये रहने लग जाते हैं। कहाँ पे रहने लग जाते हैं बताओ? गुड़गांव हिसार के पास ये जनजाति रहने लग जाती। अब इस जनजाति को पता लगा कि पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर का राजा है और दिल्ली का भी राजा ही था एक तरीके से, क्योंकि दिल्ली वालों को अजमेर वालों ने क्या बना रखा था? सामंत। क्या बना रखा था? सामंत। तो इन्होंने सोचा कि भाई राजा छोटा है, एज में छोटा है, राजा थोड़ा कमजोर है, क्यों ना इसके क्षेत्र में लूटपाट करते। किसने सोचा बताओ? भंडानक जनजाति ने। जब शासन का डर नहीं होता, लोगों में अराजकता आती है। क्या आती है? अराजकता। और अपन भी देख लो, अपने अंदर शासन का डर नहीं होगा, अपने अंदर पुलिस का डर नहीं होगा, तो अपन कुछ भी करेंगे। शाम पहले दो चारों के साथ झगड़ा वगड़ा कर ही लेंगे। और फिर देखना, अपन बाइक चलाते हैं रोड पे, अपन उसी जगह पे गाड़ी रोकते हैं जहाँ पे लाल बत्ती होती है। अगर लाल बत्ती के पास कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं होता तो अपन बाइक को सीधा निकाल लेते। निकाल लेते कि नहीं निकालते बताओ? और अगर अपन ये भी ध्यान में देते हैं कि पुलिस वाले की नज़र अपने ऊपर है कि नहीं है, अगर अपने ऊपर नहीं है अपन सीधा निकालते हैं। डर किसका है बताओ? पुलिस का। किसका है? पुलिस का। शासन का डर है। तो भंडारक जनजाति को लगा कि पृथ्वीराज चौहान छोटा राजा है, इतना मतलब बड़ा राजा नहीं है, कमजोर राजा है, तो शासन का डर इनके अंदर नहीं था। भंडारक जनजाति अलवर, भरतपुर, कहाँ पे? भरतपुर, भरतपुर और मथुरा। कौन सी जगह? अलवर, भरतपुर, मथुरा। 3 क्षेत्र जो कि किसके अंडर आया करते थे? पृथ्वीराज चौहान के अंडर आया करते थे। भंडारक जनजाति आती है और इस क्षेत्र में लूटपाट करना शुरू करती है। क्या करती है? लूटपाट करना शुरू करती है। यह राजा को कैसे बर्दाश्त होगा कि उसके एरिया में, उसकी सीमा में कोई आके लूटपाट कर रहा है।
राजा को कतई सहन नहीं होता। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेके जाता है और इस भंडानक जनजाति को ढंग से मारता है, ढंग से ठोकता है, इनका दमन कर देता है, उठने लायक ही नहीं छोड़ा इनको। तो बताओ पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी जनजाति का दमन किया, बताओ? भंडानक जनजाति का। कौन सी जनजाति का? भंडानक। कहाँ कहाँ पे बताओ? अलवर, भरतपुर और मथुरा में। कहाँ पे? अलवर, भरतपुर और मथुरा में। ठीक है, 1182 की बात है। कब की बात है? 1182 की। लिखो, पृथ्वीराज ने 1182 में, पृथ्वीराज ने 1182 में, पृथ्वीराज ने 1182 में भंडानिक जनजाति का दमन किया। अच्छा, ये जो जानकारी जो हमें मिलती है, एक राइटर हुए थे जिनपति। कौन हुए थे बताओ? जिनपति। ये देते अपनी पुस्तकों में। कौन देते हैं? जिनपति। कौन देते हैं? जिनपति। लिखो, इसकी जानकारी हमें जिनपति की पुस्तकों से मिलती है। इनकी जानकारी हमें जिनपति की पुस्तकों से मिलती है। तो पृथ्वीराज की 2 समस्याएं कैसी होगी बताओ? खत्म। 2 समस्या का क्या होगी बताओ? खत्म। अब तीसरी समस्या देखते हैं। कौन समस्या बताओ? तीसरी। क्या होता है? सुनो। और एक युद्ध होता है, महोबा का युद्ध। कौन सा युद्ध बताओ? महोबा का युद्ध। और ये होता है 1182। कब होता है बताओ? 1182। एक साइड होता है पृथ्वीराज चौहान। कौन होता है बताओ? पृथ्वीराज चौहान। और दूसरी साइड होता है महोबा का राजा परमाद्रि देव चंदेल। कौन होता है बताओ? परमाद्रि देव चंदेल। होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान को युद्ध करके जाता रहता है। एक बार पृथ्वीराज चौहान आगे था, उसके घायल सैनिक पीछे थे। किसके घायल सैनिक पीछे थे? पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिक पीछे थे। भाई घायल सैनिक तो धीरे धीरे ही तो आएंगे। जो बिल्कुल ठीक थे, जिनको इंजरी नहीं थी, वो आगे चले गए, और जो घायल थे, जिनको चोटें लग रही थी, वो धीरे धीरे आ रहे थे। परमाद्रि देव चंदेल क्या करता है? भाई देखो, जो कोई ऊपर उठता है ना, जो ऊंचे स्तर पे जाता है, उससे लोग चिढ़ने तो लग ही जाते हैं। चाहे आज का टाइम देख लो, चाहे पहले का देख लो, उस समय पृथ्वीराज चौहान ऊंचाइयों पे जा रहा था, उसका नाम हो रहा था। तो परमाद्रि देव चंदेल ने क्या सोचा, क्यों ना इसके घायल सैनिकों को मार दिया जाए। तो परमाद्रि देव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। क्या करवाया था? उसके घायल सैनिकों को मरवा दिया था। ये बात पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी लगी। यार ऐसे कैसे कर सकता है? युद्ध करना है, आमने सामने का युद्ध कर। ऐसे थोड़ी यार तू घायल सैनिकों को मरवा देगा। पृथ्वीराज चौहान अपनी बड़ी सेना लेके कहाँ पे जाता है बताओ? महोबा। कहाँ जाता है? महोबा। ये बात पता किसको लगती है? परमाद्रि देव चंदेल को, कि भाई पृथ्वीराज एक बड़ी सेना लेके तेरे पे अटैक करने के लिए आ रहा है। इस परमाद्रि देव चंदेल के 2 सेनापति थे। कितने सेनापति थे बताओ? सेनापति। एक का नाम था आला और एक का नाम था उदल। क्या नाम था? आला और उदल। इस युद्ध में वैसे तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। हारा कौन है बताओ? परमाद्रि देव चंदेल। लेकिन वास्तव में ये युद्ध किसके लिए जाना जाता है बताओ? आला उदल के लिए जाना जाता है। होता क्या है, आला उदल के मतभेद थे किसके साथ? परमाद्रि देव चंदेल के साथ। और ये राज्य छोड़ के चले गए थे। जैसे परमाद्रि देव चंदेल को पता लगा कि वे पृथ्वीराज बड़ी सेना लेके आ रहा है, तो परमाद्रि देव चंदेल ने आला उदल को मैसेज भेजा कि भाई ठीक है, अपना मतभेद चल रहा है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी महोबा संकट में है, तुम्हारा राजा संकट में, और पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी सेना लेके आ रहा है, तो आओ यार लड़ेंगे साथ में। ये दोनों मना कर देते हैं, बोले नहीं, पहले तू झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, राज्य से बाहर निकाल देता है, और अभी तो वापस बुला रहा है, ये कौन सा तरीका है? नहीं आएंगे हम। ये बात पता लगती है। फिर आवाज कैसे? कमेंट्स में क्या हो रहा है? आवाज सही नहीं आ रही क्या? आवाज तो ठीक आनी चाहिए। चलो और थोड़ी बढ़ाओ भैया आवाज। ये बात देखो, आला उदल मना करते, साफ साफ मना करते, बोले हम तो नहीं आएंगे। ये बात पता लगती है किसको? उनकी माँ को पता लगती है। माँ दोनों को बुलाती है, आला उदल से कहती है ये समय आपसी मतभेद का नहीं है। जब हमारा राष्ट्र खतरे में हो
तो हमें एक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बताओ? एक होना चाहिए। ये समय परमाद्री देव चंदेल की कमियां काटने का नहीं है। तुम कमियां काटना, ढंग से काटना, लेकिन युद्ध के बाद। अभी कोई दूसरा आ रहा है अपने महोबा पे आक्रमण करने के लिए, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि महोबा के लिए हम एक हो जाएं और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़े। वो माँ अलाउद्दीन को समझाती है और अलाउद्दीन मान जाते हैं। और अलाउद्दीन उस युद्ध में इतने भयंकर लड़े, इतने भयंकर लड़े, पृथ्वीराज चौहान हारता हारता बचा था उसमें। लास्ट में जीत गया था कौन बताओ? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन ये दोनों ने अप्रतिम वीरता दिखाई थी। किस किसने बताओ? अलाउद्दीन ने। इसलिए ये युद्ध अलाउद्दीन के नाम से जाना जाता है। और आज तक अलाउद्दीन के गीत गाते हैं। अपने को तो पता ही नहीं, क्योंकि अपने तो भाई राजस्थान में है ना, कई जगह पे पता नहीं, लेकिन बाकी अलाउद्दीन के गीत अपने भी गाए जाते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं कौन से अलाउद्दीन के गीत। बाकी अलाउद्दीन ने इस युद्ध में बहुत भयंकर प्रतिभा दिखाई थी। लास्ट में हार तो कौन गए थे बताओ? अलाउद्दीन हार गए थे। महोबा का युद्ध कौन जीता था बताओ? पृथ्वीराज चौहान। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, आजकल देखो अपने कुछ नेता है जो अपनी ही सरकार पे सवाल उठाते हैं। कुछ टाइम पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई थी। तो अपने किसी एक बड़े नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा दिए, अपने एक बड़े नेता ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए। अगर वो अलाउद्दीन की कहानियाँ पढ़ते तो सवाल नहीं उठाते। मुझे एक बात और याद आ रही है, 1962 में भारत चीन का युद्ध हो रहा था। किसका युद्ध हो रहा था बताओ? भारत चीन का युद्ध हो रहा था। उस समय जो अपने प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, नेहरू जी चीन के साथ अच्छे से रहा करते थे और कहा करते थे भाई हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई। लेकिन चीन ने विश्वासघात किया और चीन ने भारत पे अटैक किया और चीन लगातार लीड लेता जा रहा था। अरुणाचल प्रदेश वाला वो क्षेत्र लगातार जीतता जा रहा था और पूरा विपक्ष नेहरू जी के खिलाफ था। एक मीटिंग बैठी बहुत बड़ी और पूरा विपक्ष नेहरू जी के खिलाफ था और कह रहा था कि नेहरू जी तुम्हारी गलती है, तुम ही चीनी को भाई भाई बता रहे थे, अब संभालो कैसे। उस समय हमारे एक युवा सांसद खड़ा होता है और युवा सांसद कहता है ये समय आपसी मतभेद का नहीं है, ये समय नेहरू जी में कमियां काटने का भी नहीं है। हाँ, हम कमियां काटेंगे, हम एक एक बात पूछेंगे नेहरू जी से, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद। नेहरू जी हम तुम्हारे साथ हैं, आप युद्ध कैसे लड़ा जाए, किस प्रकार लड़ा जाए, आप कोशिश करो और हम सब आपके साथ हैं। कौन कहता है? वो युवा सांसद। और नेहरू जी अच्छी सी युद्ध की नीतियां बनाते, लेकिन युद्ध तो खैर वो चीन वालों ने खत्म किया था, बर्फबारी हो गई थी। और वो युवा सांसद कौन था बताओ? अटल बिहारी वाजपेयी। और बाद में जाके क्या बना वो बताओ? प्रधानमंत्री। क्या बना? प्रधानमंत्री। मुझे एक और बात याद आती है महाभारत की। जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हो गया था, तो एक बार दुर्योधन को जंगल में चला जाता है और जंगल में एक जनजाति उसको पकड़ लेती है और भाई उसको बंदी बना लेती है। ये बात पता लगती है युधिष्ठिर को। किसको पता लगती है? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को बुलाता है और कहता है कि भीम अर्जुन, उसको दुर्योधन को बचाओ, दुर्योधन को छुड़वाओ, उसको बंदी बनाया गया, मुझे भी पता लगा, उसको छुड़वाओ। भीम कहता है यार भैया बावड़े हो रहे हो आप, वो हमें बार बार मारने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हमें खाने में जहर दे रहे हैं, 13 साल का हमें वनवास करवा दिया और आप कह रहे हो कि उसको बचाओ। युधिष्ठिर कहता है भीम, जब जब हम आपस में लड़ते हैं तो वो 100 हैं और हम 5 हैं, और जब कोई तीसरा हमारे साथ लड़ेगा तो हम 105 हैं। कितने? 105 हैं। तो भीम जाओ बचाओ। और भीम अर्जुन ने जाके दुर्योधन को बचाया था। अच्छा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो एक अपना नेता था केजरीवाल। कौन था? अरविंद केजरीवाल। वो कहता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और मैं तो कहता हूँ अगली बार जब कोई स्ट्राइक वगैरह करे, केजरीवाल को पकड़ के ले जाए और वहीं पे छोड़ दे। अब गिन ले कितने गोले पड़े कि नहीं पड़े। और अपना एक और नेता होता था नवजोत सिंह सिद्धू। कौन था? नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू कहता है कि भाई उनका तो कौवा ही नहीं मरा, एक आदमी भी नहीं मरा। मुझे ताज्जुब होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसा पढ़ा लिखा आदमी ये बयान कैसे दे सकता है। बयान बिल्कुल गलत था। हाँ, नहीं मरा होगा, कोई कोई नहीं मरा होगा, एक आदमी भी नहीं मरा होगा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का ये बयान सेना पर सीधा सीधा सवाल खड़ा करता है। तो ये बहुत गलत बात है। जब कोई तीसरा लड़े तो हमें एक हो जाना चाहिए। कैसे हो जाना चाहिए? एक। तो नवजोत सिंह सिद्धू और ये अरविंद केजरीवाल अलाउद्दीन वाली कहानी या फिर महाभारत वाली कहानी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण सुनते, ऐसी बातें नहीं करते। तो बताओ,
महोबा का युद्ध किसके लिए जाना जाता है बताओ? आलाउदल के लिए। किसके लिए? आलाउदल के लिए। कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जीतता है। और पृथ्वीराज चौहान पंजुन राय को, किसको बताओ? पंजुन राय को प्रशासक बनाता है। क्या बनाता है? प्रशासक। कहाँ का बताओ? कहाँ का? महोबा का। एमपी में पड़ती जगह। कहाँ पड़ती है बताओ? एमपी में। देखो महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध। एक साइड लिखो पृथ्वीराज चौहान वर्सेज परमाद्रिदेव चंदेल। पृथ्वीराज चौहान वर्सेज परमाद्रिदेव चंदेल। लिखो पृथ्वीराज चौहान जीत गया। जीता लिख लो ऐसे नीचे जैसे मैंने लिख रखा। और परमाद्रिदेव चंदेल के नीचे दो सेनापति लिख लो आलाउदल। लिख लिया? देखो पृथ्वीराज चौहान ने, देखो पृथ्वीराज चौहान ने पंजुन राय को महोबा का प्रशासक बना दिया था। पंजुन राय को महोबा का प्रशासक बना दिया था। किसको बना दिया था? पंजुन राय को महोबा का प्रशासक बना दिया था। युद्ध होने का कारण क्या था बताओ? लिखो कारण और लिख लो। कारण बताओ। लिखो कारण। लिखो परमाद्रिदेव चंदेल ने, परमाद्रिदेव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। ठीक है? और सुनो बात। एक युद्ध और होता है, युद्ध का नाम था नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध बताओ? नागौर का युद्ध। अड़ोस पड़ोस के युद्ध है ना, अड़ोस पड़ोस वाली समस्याएं दूर कर रहा था। कौन बताओ? पृथ्वीराज चौहान। ये कब होता है बताओ? कहाँ पे होता है? नागौर में। एक साइड कौन होता है बताओ? पृथ्वीराज। कौन होता है? पृथ्वीराज। और दूसरी साइड कौन होता है बताओ? भीम सिंह। कौन होता है? भीम सिंह सेकंड। भीम सिंह सेकंड। और ये था चालुक्य शासक। कौन था बताओ? चालुक्य शासक। भाई चालुक्यों के साथ ही पुरानी दुश्मनी थी, ठीक नहीं थी बताओ? चालुक्य वंश कहाँ था बताओ? गुजरात में। कहाँ थे बताओ? गुजरात में। हालांकि सोमेश्वर गुजरात में ही रहा था, लेकिन पृथ्वीराज ने कहा पापा रहे होंगे, अपन तो लड़ेंगे। अपने दादा परदादा सब किन के साथ लड़े थे बताओ? चालुक्यों के साथ लड़े थे। अच्छा, इनका जो युद्ध होता है, युद्ध का जो कारण होता है, कारण, पहले जो कारण होता है, ये तो एक तो कारण होता है देखो, साम्राज्य का विस्तार। किसका विस्तार बताओ? साम्राज्य का विस्तार। तो कोई भी राज्य के बीच युद्ध होगा तो पहला कारण तो क्या होगा बताओ? साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य का विस्तार का मतलब पृथ्वीराज चाहता है कि मेरी सीमा फैले, और भीम सिंह चाहता है कि मेरी सीमा ज़्यादा रहे, मेरी सीमा फैले, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सीमा रहे। तो पहला कारण क्या होगा बताओ? साम्राज्य का विस्तार। दूसरा कारण, तो परमाद्रिदेव चंदेल का और पृथ्वीराज का युद्ध चल रहा था। किसका? परमाद्रिदेव चंदेल का और पृथ्वीराज का युद्ध चल रहा था। तो भीम सिंह ने सहायता किसकी की थी बताओ? परमाद्रिदेव चंदेल की। किसकी की थी? परमाद्रिदेव चंदेल की। पृथ्वीराज के खिलाफ, के खिलाफ, खिलाफ परमाद्रिदेव चंदेल की क्या की थी बताओ? चंदेल की सहायता की। चंदेल की क्या की बताओ? सहायता। कितने कारण हो गए बताओ? दो। तीसरा कारण, आबू। कौन सी जगह बताओ? आबू। आबू की परमार राजकुमारी। कौन सी राजकुमारी बताओ? परमार वंश की राजकुमारी, राजकुमारी। नाम था उसका इच्छनी। क्या नाम था बताओ? इच्छनी देवी से, देवी से दोनों शादी करना चाहते थे। दोनों
शादी करना चाहते थे। दोनों शादी करना चाहते थे। पहला कारण क्या बताओ? साम्राज्य का विस्तार। दूसरा कारण क्या? पृथ्वीराज के खिलाफ परमाद्रि चंदेल ने परमाद्रि चंदेल की सहायता की थी। किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। तीसरा कारण, आबू के परमार वंश की राजकुमारी इक्षनी देवी से दोनों शादी करना चाहते थे। दोनों शादी करना चाहते थे। बात क्या होती है देखो, ये तो क्या होगी बताओ? इक्षनी देवी कहाँ की है बताओ? आबू की। कहाँ की है? आबू की। इक्षनी देवी कहते हैं बहुत सुंदर थी, बहुत क्यूट थी, हद से ज़्यादा क्यूट थी। तो कहते हैं कि भाई भीम सिंह एक बार आबू जाता है, और आबू जाता है तो इक्षनी देवी को देखता है। जैसे उसने इक्षनी देवी को देखा, उसको मन को भा गई, और उसने मन ही मन में ठान लिया कि यार इस लड़की से तो शादी करनी है। लेकिन इक्षनी देवी की इच्छा कहाँ थी बताओ? कहाँ थी? पृथ्वीराज के साथ शादी करने की। क्योंकि पृथ्वीराज उस समय बड़ा राजा बन गया था, और उसके चर्चे दूर दूर में फैल रहे थे। दूर दूर तक उसके चर्चे फैल रहे थे, और फेमस हो रहा था। और कोई भी लड़की चाहेगी उसकी शादी किसके साथ हो? फेमस आदमी के साथ हो। तो इक्षनी देवी की इच्छा शादी किसके साथ करने की थी बताओ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। और भीम सिंह की इच्छा किसके साथ थी बताओ? इक्षनी के साथ। किसके साथ? इक्षनी के साथ। तो भीम सिंह एक दिन मैसेज भेजता है आबू कि मैं इक्षनी देवी से शादी करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। मैच 1 महीने के अंदर ही शादी हो जानी चाहिए। फिर इक्षनी देवी एक लव लेटर लिखती है, और लव लेटर में लिखती है कि हे पृथ्वीराज चौहान, मैं आपको मनी मन अपना पति मान चुकी। मैं नहीं चाहती कि आपके अलावा मेरी कहीं और शादी हो। और अभी मुझे खबर मिली है कि चालुक्य शासक भीम सिंह सेकंड मुझसे शादी करना चाहता है। या तो आप मुझसे शादी कर लो उससे पहले, नहीं फिर मैं मर जाऊंगी। पृथ्वीराज चौहान कहता है क्यों टेंशन लेती है, मैं आया, अभी आया। और पृथ्वीराज चौहान आबू जाकर किसके साथ शादी करता है बताओ? इक्षनी देवी के साथ। और करना कौन चाह रहा था बताओ? कौन कर रहा था? भीम सिंह सेकंड। तो दुश्मनी बढ़ी, लड़की के चक्कर में दुश्मनी कितनी भयंकर बढ़ गई। और वैसे लड़की के चक्कर में दुश्मनी नहीं बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए ना। लड़की के चक्कर में जो दुश्मनी बढ़ाते हैं वो पागल होते हैं, पागल। आज लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, सर फुड़वा लिया, 2-4 दिन बाद पता लगता है कि वो तो किसी और के साथ घूम रही है ना। तो लड़की के चक्कर में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। तो इक्षनी देवी की शादी किसके साथ हुई बताओ? पृथ्वीराज चौहान के साथ चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज ने शादी कर ली। लेकिन पृथ्वीराज ने शादी कर ली। पृथ्वीराज ने शादी कर ली। शादी कर ली भाई, है ना। दोनों के बीच नागौर का युद्ध होता है 1184 में। भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत रहा था, ये कमजोर पड़ रहा था। कौन कमजोर पड़ रहा था बताओ? भीम सिंह सेकंड। भीम सिंह सेकंड ने एक अपने आदमी को भेजा। आदमी का नाम था जगदेव प्रतिहार। क्या नाम था बताओ? जगदेव प्रतिहार। और जगदेव प्रतिहार को कहा कि यार ऐसा कर, संधि कर ले। किसके साथ जाके बताओ? पृथ्वीराज चौहान के साथ संधि कर ले। जगदेव प्रतिहार जाता है पृथ्वीराज चौहान के पास, और इन दोनों की क्या करवाता है बताओ? संधि। क्या करवाता है? संधि। अब मुझे बताओ, लड़ कौन कौन रहे हैं बताओ? भीम सिंह और पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान क्या था बताओ? चौहान। भीम सिंह क्या था? चालुक्य। किसके लिए लड़ रहे हैं बताओ? परमार राजकुमारी इक्षनी देवी के लिए। तो किसके लिए लड़ रहे हैं बताओ? परमार वंश के लिए। किसके लिए? परमार के लिए। संधि कौन करा रहा है बताओ? प्रतिहार। कौन करा रहा है? प्रतिहार। चंद्रवरदाई का अग्निकुंड सिद्धांत पेश आपके सामने है ना। चारों के चारों यहीं पे उतारो जल्दी से, जल्दी। विद इन 1 मिनट में ना, 1 मिनट में उतर जाना चाहिए। आज पूरा करवा के भेजूंगा ये चौहान वंश। आज अजमेर के चौहान कंप्लीट करा के भेजूँ। ये बड़ा मत लिखना, ये मैं लिखवा दूंगा लास्ट लाइन है ना। कारण लिख लेना तीनों, और भाई चालुक्य शासक का वो लिख लेना।
ठीक है, चलो आगे। एक लाइन लिख लो। जगदेव प्रतिहार ने दोनों के बीच संधि करवाई। जगदेव प्रतिहार ने दोनों के बीच संधि करवाई। किसने संधि करवाई बताओ? जगदेव प्रतिहार ने। और सुनो बात, चौहान गैडवाल विवाद। कौन सा विवाद बताओ? चौहान गैडवाल। उसे गैडवाल कन्नौज के थे। कहाँ के थे बताओ? कन्नौज के। कहाँ के थे? कन्नौज के। और कन्नौज का एक राजा था, राजा का नाम था जयचंद गैडवाल। क्या नाम था बताओ? जयचंद गैडवाल। क्या नाम था? जयचंद गैडवाल। इधर चौहानों का राजा कौन था बताओ? पृथ्वीराज चौहान। कौन था बताओ? पृथ्वीराज चौहान। अच्छा बताओ, अब मुझे बताओ, दिल्ली का इस समय राजा था अनंतपाल तोमर। कौन था बताओ? अनंतपाल तोमर। अनंतपाल तोमर के कोई बेटा नहीं था। कोई बेटा नहीं था। और इस जयचंद गैडवाल का ननिहाल कहाँ पे था? दिल्ली। कहाँ था? दिल्ली। और दिल्ली वाले किन के सामंत हुआ करते थे बताओ? चौहानों के। किन के सामंत हुआ करते थे? चौहानों के। तो पृथ्वीराज चौहान ने लिखवा ही लिया था, भाई आपका तो बेटा नहीं है, भाई अनंतपाल तोमर आपका बेटा नहीं है, और आपके मरने के बाद दिल्ली किसका है? मेरा है। जयचंद गैडवाल ये चाहता था कि दिल्ली का राजा मैं बनूं, मैं कन्नौज का भी राजा रहूं, मैं किसका राजा रहूं? दिल्ली का भी राजा रहूं। एक तो ये कारण था इन दोनों के बीच विवाद होने का, क्योंकि दोनों दिल्ली का राजा बनना चाहते थे। दोनों किसका राजा बनना चाहते थे बताओ? दोनों दिल्ली का राजा बनना चाहते थे। और एक वही साम्राज्य विस्तार वाला। कौन सा बताओ? साम्राज्य विस्तार वाला। एक जयचंद गैडवाल की एक बेटी थी, बेटी का नाम था संयोगिता। क्या नाम था बताओ? संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के चर्चे दूर दूर तक फैल रहे थे, और ये बात किसको पता लगती है? संयोगिता को। किसको? संयोगिता। और संयोगिता बहुत इम्प्रेस थी किसके साथ? किसके किसके लिए बताओ? पृथ्वीराज चौहान के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, और मन ही मन में सोचती थी यार उसके साथ मेरी शादी हो जाए तो मौज हो जाए। कौन सोचती थी बताओ? संयोगिता। और दुश्मनी किस किस की थी बताओ? जयचंद गैडवाल की और पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन सहयोगिता शादी किसके साथ करना चाह रही थी? पृथ्वीराज चौहान के साथ। एक दिन सहयोगिता पापा के पास जाती है और कहती, पापा आपको नहीं लगता कि मैं बड़ी हो गई? पापा कहते हैं कि अभी तो बच्ची है, और पापा के लिए बेटी हमेशा बच्ची होती है। बोले, देखो पापा मेरी हाइट देखो, हाइट मैं आपके कान के आने लग गई। तो जयचंद कहता है, चाहती क्या तू? कहना क्या चाहती है मेरे को ये तो बताओ। कि पापा मैं बड़ी हो गई और मेरी शादी की जाए। हाँ ठीक है, तेरी शादी कर देंगे, हिंदुस्तान में जो योग्य लड़का होगा उसके साथ तेरी शादी कर देंगे। वो सहयोगिता कहती है, पापा किसी के भी साथ नहीं है शादी, किसके साथ करनी है बताओ? पृथ्वीराज के साथ। किसके साथ? पृथ्वीराज के साथ। जयचंद कहता है कि तो पागल लड़की है, वो मेरा दुश्मन है। तेरा ब्याह मैं भाटे के साथ करवा सकता हूँ, लेकिन उसके साथ तो मैं नहीं करवाऊंगा। जयचंद ने सोचा यार लड़की कोई और कदम उठाए, इससे पहले इसकी शादी कर दी जाए। और जयचंद एक स्वयंवर का आयोजन करता है। किसका आयोजन करता है? स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब भाई देश के सभी राजाओं को, राजकुमार को बुलाया जाए, और भाई सभी को बैठाया जाए, और राजकुमारी को जो पसंद आएगा उसके गले में वो क्या डाल देगी? माला। क्या डाल देगी? माला। तो सभी राजाओं को बुलाया गया, लेकिन किसको नहीं बुलाया गया बताओ? पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। सहयोगिता के हाथ में माला दे दी जाती है, और पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए इसका एक पुतला बनाया गया, तो गेट के पास खड़ा किया गया। जहाँ पे चप्पल जूते निकल रहे थे वहां पे उसके पुतले को खड़ा किया गया। सहयोगिता के हाथ में माला दे दी गई। सहयोगिता सबसे पूछती है कि हाँ भाई तेरा प्री पास है कि नहीं है? हाँ मेरा प्री पास है। मेंस में तेरे कितने नंबर आ रहे हैं? मेरे तो 200 ही आ रहे हैं। तू भी रिजेक्ट। रिवीजन कर रहा है कि नहीं कर रहा ढंग से? 3 बार तो कर लिया, नहीं 3 बार कम है, 5 बार होना चाहिए रिवीजन। सहयोगिता सबको रिजेक्ट करती है, क्योंकि मन को तो कौन बारा था बताओ? कौन बारा था? पृथ्वीराज। सहयोगिता सोचती सारे बेलखने यार, कोई काम का तो है नहीं। और जहाँ पे उसका पुतला था, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का जहाँ पे पुतला था वहाँ पे उसको माला डाल देती है। इतने में पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेके आ गया था, क्योंकि सहयोगिता ने पहले ही मैसेज भेज दिया था कि मेरे पापा मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी और के साथ हो। मैंने मन ही मन आपको पति मान लिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी का हरण किया था, इसी प्रकार आप मेरा हरण कीजिए और मेरे साथ शादी कीजिए। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेके आ गया था, और सहयोगिता को उठा के ले गए कहाँ पे? दिल्ली। और उसके साथ क्या कर ली? शादी। एक तो दुश्मन था जयचंद गढ़वाल का, कौन बताओ? पृथ्वीराज चौहान।
और एक लड़की को और भगा ले गया, तो दुश्मन कितने भयंकर हो गए ना भयंकर। संयुक्ता से क्या कर ली बताओ? शादी। किसने कर ली बताओ? शादी कर ली। विवाद बढ़ गया। दुश्मनी किसके साथ बढ़ेगी बताओ? जयचंद गैडवाल के साथ। किसके साथ बढ़ेगी? जयचंद गैडवाल के साथ। घर वाली समस्या सुलझा दी थी, राज्य वाली सुलझा दी थी, भंडारक जनजाति का दमन किया था, और अड़ोस पड़ोसियों को भी वो हरा रहा था। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी लगातार बढ़ रही थी, और जब एक साथ सभी जगह से दुश्मनी बढ़ती है तो वो खतरे का साइन होती है। किसका साइन होती है? खतरे का। जिंदगी में ध्यान रखना, एक साथ सभी के साथ दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, तुम्हारे दुश्मन सभी होंगे, लेकिन एक साथ उनके साथ दुश्मनी मत लो। पहले एक से दुश्मनी लो, उसको खत्म करो, दूसरे से दुश्मनी लो, उसको खत्म करो, तीसरे से लो, उसको खत्म करो। एक साथ चारों ओर से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। यह पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी गलती कर दी थी। ऐसे में गजनी का एक राजा था, राजा का नाम था मोहम्मद गोरी। क्या नाम था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को पता लगा कि वर्तमान स्थिति में पृथ्वीराज चौहान के चारों ओर से दुश्मनी बढ़ती जा रही है और उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। और मोहम्मद गोरी अपनी सेना लेके गजनी से कहाँ पे आता है बताओ? भारत में। कहाँ आता है? भारत में। ये बाद में लिखवाऊंगा ना, भारत में आता है। मोहम्मद गोरी। अच्छा, मोहम्मद गोरी पंजाब की साइड से आता है, और पंजाब में एक जगह पड़ती है तबर हिंद। कौन सी जगह पड़ती है? तबर हिंद। और तबर हिंद को वर्तमान में कहा जाता है भटिंडा। क्या कहा जाता है? भटिंडा। मोहम्मद गोरी तबर हिंद पे कब्जा कर लेता है। यह बात पता किसको लगती है? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान कहता है, गोरी क्या चक्कर है तेरा, ऐसे मुंह उठा के आ गया, और तबर हिंद मेरे हिस्से में आता है, मेरे अंडर में आता है, और तू यहाँ पे कब्जा कैसे कर सकता है? मोहम्मद गोरी कहता है, तू बावड़ा हो रहा है, अभी तो तबर हिंद पे कब्जा किया है, तू टेंशन मत ले, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मैं दिल्ली को भी जीतूंगा, तेरे को हराऊंगा, और भारत का राजा कौन बनूंगा? मैं बनूंगा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है, तो देख लेंगे। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेके जाता है इधर से, उधर से तबर हिंद से मोहम्मद गोरी अपनी सेना लेके जाता है, और बीच में हरियाणा में एक जगह पड़ती है, कौन सी बताओ? तराइन। कौन सी जगह? तराइन। तराइन में आमने सामने होते हैं दोनों, आमने सामने तराइन का युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को अच्छी तरीके से हराता है, ढंग से कूटता है। और लास्ट में पृथ्वीराज चौहान तो चला गया था पहले ही अपने दिल्ली, और पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति हुआ करता था गोविंदराज तोमर। कौन था बताओ? गोविंदराज तोमर। दिल्ली का थे। कहाँ का था बताओ? दिल्ली का। गोविंदराज तोमर कहते कि 20-22 साल का लड़का था, इतना बहादुर था, इतना बहादुर था, जब ये मोहम्मद गोरी के साथ लड़ रहा था तो कहते कि मोहम्मद गोरी का दांत तोड़ दिया था इसने। किसने? गोविंदराज तोमर ने। और मोहम्मद गोरी के बर्छा मारा था, हाथ काट दिया था, और इसको पकड़ के ले जाता है कहाँ पे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। कहाँ ले जाता है? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। दरबार लगा हुआ था, गोरी को बिल्कुल बेड़ियों में जकड़ा हुआ था गोरी, और गोरी को पेश किया गया किसके सामने? पृथ्वीराज चौहान के सामने। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, बता गोरी, अब तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? गोरी कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं भारत में दिखूंगा ही नहीं, मुझे अब की बार माफ कर दो, प्लीज, मुझसे गलती हो गई, आप कहोगे जैसा करूंगा मैं, लेकिन मुझे अब की बार छोड़ दो। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने बाकी मंत्रियों से पूछा कि बताओ मंत्रियों क्या किया जाए? कोई मंत्री कहता है, यार राजन, इसको मार दिया जाए। कोई कहता है इसको जेल में डाल दिया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान कहता है कि महामंत्री, शायद तुम हमारी भारत की संस्कृति को भूल गए हो। भारत की संस्कृति में ये लिखा हुआ है कि जब कोई दुश्मन माफी मांग ले तो उसे बख्श दिया जाना चाहिए। फिर कोई और मंत्री खड़ा होकर कहता है, देखो राजन, भारत की संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन माफी मांगता है तो उसे बख्श दिया जाना चाहिए, लेकिन ये भारत का नहीं है, अटक के उस साइड का है, और ये इसको आज आप छोड़ दो, देखना ये फिर आएगा, 2-4 महीने बाद ही फिर कोई बड़ी सेना लेके आएगा, फिर अपने पर अटैक कर देगा। पृथ्वीराज चौहान मुस्कुराता है और कहता है कि हे महामंत्री, शायद तुम्हारी आंखें बूढ़ी हो गई है, या फिर तुम्हारी तलवारों में जंग लग गया है, ये आएगा तो इसको फिर मारेंगे, इसकी औकात ही क्या अपने सामने, फिर मारेंगे इसको। मंत्री कहते हैं, राजन जैसा आपको ठीक लगे। और पृथ्वीराज चौहान कहता है कि गोरी को छोड़ दिया जाए।
गौरी वहां से भागता है, तराइन के पास में जाके फिर रुक जाता है। कौन? मोहम्मद गौरी। अच्छा बताओ, तराइन के पहले युद्ध कौन जीता बताओ? पृथ्वीराज चौहान। तराइन के पास फिर रुक जाता है और वहां अपनी सेना इकट्ठा करना शुरू कर देता है। कौन? गौरी। फिर उस मंत्री ने कहा, देखो राजन, मैंने कहा था ना कि बेलखना आदमी है, बिल्कुल जाहिल है, गवार है, देखो फिर से अपनी सेना को दोबारा से इकट्ठा करना शुरू कर रहा है, दोबारा से तैयारी कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान कहता है कि देख गौरी, मैंने तेरे को बख्श दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है दोबारा से तू तैयारी करेगा युद्ध की। गौरी कहता है कि देखो पृथ्वीराज चौहान, उस दिन मैं बिल्कुल डरा हुआ था, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। बोले क्या बात बतानी है, अब बता दे। बोला गजनी में अभी जो राजा है वो मेरा भाई है, साहबुद्दीन गौरी। उसको यह पता लग गया है कि मैं आपसे युद्ध में हार गया, और वो अपनी तलवार पहना रखी है उसने, जैसे ही मैं गजनी जाऊंगा झटका करेगा, झटका। तो प्लीज थोड़े दिन के लिए मुझे यहाँ पे रहने दिया जाए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा और मैं आपको बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप टेंशन मत लो। पृथ्वीराज चौहान कहता है ठीक है, तो थोड़े दिन बाद चला जाना। बोले ठीक है, थोड़े दिन बाद चला जाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान ने फिर सोचा, यार कहीं दोबारा सेना लेकर ना आ जाए। तो पृथ्वीराज चौहान अपने अच्छे अच्छे सेनापतियों को अपनी सेना लेके कहाँ पे चला जाता है बताओ? तराइन। कहाँ चला जाता है? तराइन के पास शिविर लगा लेता है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। और तराइन के उस साइड शिविर किसने लगा रखा था बताओ? मोहम्मद गौरी ने। किसने लगा रखा था? मोहम्मद गौरी ने। वाकई में मोहम्मद गौरी बहुत कूटनीतिज्ञ सेनापति था। 6 महीने तक उसने पृथ्वीराज चौहान को एहसास ही नहीं होने दिया। सुबह शाम आता, नमस्ते नमस्ते करके जाता और कुछ नहीं कहा, और पृथ्वीराज चौहान को भनक ही नहीं लगने दी भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और डेली पृथ्वीराज चौहान के सीवर की जासूसी करवाता हो। पृथ्वीराज चौहान ने सोचा, यार ये 6 महीने हो गए नमस्ते करके जाता है उल्टा, बेचारा क्या ही करेगा ये। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पे गलती कर दी। गलती ये, उसने अपने अच्छे अच्छे सेनापतियों को यहाँ से हटाना शुरू कर दिया और अपनी सेना कम करना शुरू कर दिया। कहा कि भाई सेनापति गोविंदराज तोमर, ऐसा किया जाए, तू जा, दिल्ली को संभाल। एक दूसरे सेनापति को भेज दिया कि भाई तू गुजरात वाली सीमा संभाल, क्योंकि चालुक्य के साथ दुश्मनी चल रही थी, कहीं वो अपनी सीमा में ना आ जाए। एक को कहीं और भेज दिया, एक को महोबा भेज दिया। पृथ्वीराज चौहान ये गलती कर दी। गौरी इसी फिराक में था। एक दिन कहते कि भाई पृथ्वीराज चौहान लेट नाइट पार्टी कर रहे थे, और लेट नाइट पार्टी कर रहे थे, मोहम्मद गौरी ने जासूसी करवाई कि भाई आज क्या चल रहा है इनका। भाई जासूस ने बताया कि वो शराब वराब के नशे में फुल है, और 3 बजे सोई थी इस पृथ्वीराज सेना की सेना। मोहम्मद गौरी इसी ताक में था। वो 5 बजे अटैक करता है, 5 बजे आक्रमण करता है, और पृथ्वीराज चौहान की सोई हुई सेना को काट देता है। तो तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। सोई हुई सेना को काट देता है। फिर कोई उठा, कोई नहीं उठा, कोई सुता हुई कट गया। पृथ्वीराज, एक मंत्री ने कहा कि महाराज पृथ्वीराज चौहान, आप निकल जाओ यहाँ से, अगर आप निकल गए ठीक है, राजा बच गया तो दोबारा से गौरी को मारेंगे, आप यहाँ मत रखो। कहते कि पृथ्वीराज चौहान अपना घोड़ा लेके निकलता है, और हरियाणा में एक जगह पड़ती है सरस्वती। कौन सी जगह? सरस्वती। सरस्वती नामक जगह पे पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। ये युद्ध हारने का कारण ही ये था, विश्वासघात था, साफ साफ विश्वासघात था। और गौरी की जो सेना थी वो थी घोड़ों पे। किस पे थी? घोड़ों पे। और अपने वाले किस पे लड़ा करते थे? हाथियों पे। किस पे? हाथियों पे। अच्छा तो बताओ, हाथी पे निशाना लगाना आसान है या फिर घोड़े पे बताओ? हाथी पे। वो दूर से दिखता है, हाथी तो ऊंचा सारा दूर से दिखता है, और हाथी पे लगातार तीर बरसाया जाए तो हाथी के चुभेंगे, और हाथी के चुभेंगे तो हाथी पागल हो सकता है ना। इसीलिए जब युद्ध में जाते थे तो हाथी को दारू पिलाई जाती थी। क्या पिलाई जाती थी? दारू। इसलिए तो हाथी को कहते हैं मदमस्त हाथी, वो अपनी धुन में ही चलता रहता, हाथी कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो सुबह सुबह उस दिन हाथी भी सो ही रहे थे, जैसे हाथियों के तीर लगे लगे, दारू उरू उन्होंने पी नहीं रखी थी, तो हाथियों ने खुद की सेना को कुचल दिया था पूरी को। ये भी कारण था इसका हारने का। तो तराइन का दूसरा युद्ध कौन जीता बताओ? मोहम्मद गौरी। और तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है बताओ? तराइन का सेकंड युद्ध कब होता है बताओ? 1192 में। कब होता है? 1100। कौन जीता बताओ? एक साइड कौन था बताओ? गौरी। एक साइड कौन था बताओ? पृथ्वीराज। और जीता कौन बताओ? गौरी। हारा कौन बताओ? पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। टाइम हो गया आज का, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल लिखवाऊंगा सारा कल में, है ना? ठीक है, थैंक यू।